हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो प्रैक्टिस सेट है 68वीं बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेट को आप पूरा लगाइए और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने इसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके चैनल पर देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है 68th बीपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो लोग 68th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे लोग भी इस सेट को पूरा लगाइएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक निश्चित रूप से सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं उसका दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश जो था यह बदायूं का गवर्नर था। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बदायूं का गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश। और ये राजधानी जो है इसने लाहौर से लेकर के दिल्ली लाया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि तैमूर लंग ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसके आक्रमण के पश्चात खिज़र खां ने, याद रखेंगे, खिज़र खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना किया था। खिज़र खां जो था यह तैमूर लंग का सेनापति था। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो सबसे पहले देखिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो 1448 में मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़ में जो है इसका निर्माण करवाया था, चित्तौड़ में। और देखिए इस कीर्ति स्तंभ जो था इसका निर्माण जयता ने किया था, लेकिन इसके प्रशस्तिकार अभि और महेश थे। तो यहाँ पर देखिए अभि कवि दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी। तो इसकी मृत्यु 1545 में 60 वर्ष की अवस्था में कालिंजर में हुई थी। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से और शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। तो देखिए राइट आंसर इसका इसमें से दिल्ली की किलाए कोहना मस्जिद जो है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी ने। इब्राहिम शाह सरकी जो था इसने जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। गौर की 12 सोना मस्जिद या 12 सोना मस्जिद जो भी पढ़ लीजिए, इसका जो नींव रखा था वो रखा था अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, और इसको पूरा उसका बेटा नसरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया था। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित की थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है ये किसने स्थानांतरित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है मिलान करना है। देखिए, काबुली बाग पानीपत यह आपका हो जाएगा बाबर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद आगरा ये शाहजहां ने करवाया था, और मोती मस्जिद जो दिल्ली का है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इससे पहले फ्रेंड्स बीपीएससी का जो घटना चक्र है सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको कवर करा दिया है। बिहार स्पेशल का लगभग 1000 प्रश्न मैंने आपको कवर करवा दिया है। पूरा बिहार का जो इतिहास है उसको मैंने 1857 की क्रांति से लेकर के आज़ादी तक के जितने भी बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं इसको मैंने कवर करवा दिया है। साथ ही बिहार क्राउन जीके का मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आपको कवर करवा दिया है।
और 500 इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को मैंने 5 वीडियो में, यानी कि एक वीडियो में 100 प्रश्न है उसको कवर करवाया है। करंट अफेयर मैंने कवर करा दिया, ऑलमोस्ट सभी चीज़ मैंने कवर करवा दिया है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अब सर्च कर लीजिए, दृष्टि आईएएस का भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में खोज लीजिए सभी वीडियो को। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक जो पुस्तक है, इसको लिखा किसने है? तो इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शाह शुजा से। ठीक है, शाह शुजा से, जो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा और शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह की सहायता मांगी थी और उन्हें बदले में कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस जो है, मयूर सिंहासन, ये नादिर शाह ने जब 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था तो ये लेकर के चला गया था। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय दिल्ली का बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में हुआ था और देखिए इसमें जो हैदर अली ने हराया था किसको? तो आयरकुट को हराया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आयरकुट को हराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये पोर्टो नोवो का युद्ध था, यह किंगडम ऑफ मैसूरू और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। टीपू सुल्तान जो था ये चतुर्थ यानी कि चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसी में 1799 में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा का पूरा नाम क्या था? अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठीक है, ठक्कर बापा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो ठक्कर बापा थे ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हरिजन सेवक संघ जिसका स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था उसके ये महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था 1820-21 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, 150 क्वेश्चन कंटिन्यू बोलना, समझ सकते हैं कि कितना टफ है। आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सेशन जब समाप्त हो जाएगा तो कहीं भी आप ग्रुप में है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर आप अपने इंस्टा पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त किया था? तो ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया था और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटी के समय में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया था 1829 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। यहाँ पर देखिए लड़कियों का पूछा जा रहा है, तो लड़कियों का जो न्यूनतम था वो रखा गया था 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखा गया था। ठीक है, 14 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लड़कों के लिए 18 वर्ष ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? काकोरी जो षड्यंत्र था यह घटित कब हुआ था? तो याद रखना है आपको, यह घटित हुआ था कब? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। और देखिए ये एक ट्रेन को लूटने का षड्यंत्र था, जो कि यह षड्यंत्र था किसका? रामप्रसाद बिस्मिल का था। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को जो है फांसी की सजा दी गई थी इसमें। और देखिए सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, तो रामप्रसाद बिस्मिल हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अब इसका नया नाम बदल करके काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो देखिए ये 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है सचिंद्र सन्याल ने 1924 में किया था और सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की गई थी 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ चंद्रशेखर आजाद बना लीजिए। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स आपने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा होगा, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, ग्यूसेप मेज़नी। ठीक है, जोसेफ मेज़नी या ग्यूसेप मेज़नी। जोसेफ मेज़नी की यंग इटली मूवमेंट की आधार पर जो है 1926 में नौजवान सभा का गठन किया था भगत सिंह ने।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो यह कौन सा था? तो यह वाइकम सत्याग्रह था। वाइकम सत्याग्रह जो है ये 1924-25 में, ठीक है, 1924-25 में हुआ था। और देखिए ये हुआ था क्यों? तो वाइकम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ठीक है। यह एक मंदिर प्रवेश को लेकर के एक सत्याग्रह था और इसका नेतृत्व जो है टीके माधवन, के कल्पन, उसके बाद देखिए केपी केशव मेनन ने किया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक था? तो पेशे से एक शिक्षक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण जो है यह जमुनालाल बजाज का है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमुनालाल बजाज ने जो है, आपको याद होगा फ्रेंड्स, इन्होंने जो है राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे, गांधी सेवा संघ के ये संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? देखिए जो मछली नहीं है, मछलियों के नाम से मिलते हैं, जैसे कि जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, ये सभी जो है मछली नहीं है। स्टार फिश हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? इन्वर्टेब्रेट कहा जाता है, ठीक है, इन्वर्टेब्रेट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? इनमें मेरुदंड नहीं होते हैं। राइट आंसर इसके स्क्विड हो जाएगा। उसके बाद देखिए चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है लिथोफाइट, और हिंदी में इसको सैलोद्भिद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को क्या कहा जाता है? पुमंग जो है यह नर भाग है और जयांग जो है यह मादा भाग होता है पुष्प का। इसको कहा जाता है डाइकोगेमी। क्या कहा जाता है? डाइकोगेमी, यानी कि भिन्न कालपक्वता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य हैं? तो इसमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह कवकमूल हो जाएगा, ठीक है, कवकमूल। अगला प्रश्न कर लेंगे कि क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त किया जाता है, तो यह जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आवर्त बीजी पादप से, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट से, ठीक है। और यह सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मंडल को, ठीक है, आनुवंशिकता का जनक इनको कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, उत्परिवर्तन का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलिया के जोड़ा पूछा गया है, संख्या पूछा जाता है तो 24 जोड़े हो गया है, तो 12 राइट आंसर हो जाएगा। WBC का बनना और RBC का विनाश होता है, तो ये होता है प्लीहा में, स्प्लीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि और RBC का जो जीवन काल होता है वो 20 से लेकर के 120 दिन तक का होता है। देखिए ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, तो ये कितना है फ्रेंड्स? यह है 332 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ अनुमानतः लिखा गया है। उसके बाद देखिए सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में जो है कौन सी गैस होती है? तो देखिए ट्यूबलाइट के अंदर अक्रिय गैस जैसे कि आर्गन को कुछ मरकरी के वाष्प के साथ जो है भरा जाता है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है यह आधारित है किस पर? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। देखिए रिसेंटली प्रश्न पूछा भी गया था। उसके बाद देखिए नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट अथवा भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है ऑरेंज होता है, इसलिए होता है ताकि उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता हो सके। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो वायुयान के कॉकपिट में पायलटों के रिकॉर्डिंग जो है बातचीत को रिकॉर्ड करती है, और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता जो है इसी के माध्यम से जो है निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह आपका नारंगी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए टाइपराइटर का आविष्कार सोल्ज ने किया था, एक्स किरण का रोंगजन ने, रेडियो का मार्कोनी ने, और सेफ्टी लैंप का हम्फ्री डेवी ने। तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में सी क्या है?
तो देखिए ई जो है ऊर्जा है, एम जो है यह द्रव्यमान है, और सी जो है यह प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पानी में चीनी का घुलना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। बाकी जो सभी जो हैं ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक है, मोमबत्ती का पिघलना जो है ना यह भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिएगा कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं, ठीक है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी है, बेसिक और एसिडिक। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? इसमें से सबसे भारी धातु जो है वो आपका यूरेनियम हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा। हाँ, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, भंजन का जो है ये आपका हो जाएगा पेट्रोलियम, प्रगलन का ये आपका हो जाएगा ताम्र, हाइड्रोजनीकरण का हो जाएगा आपका इसमें से देखिए खाद वसा, और वल्कनीकरण रबर का वल्कनाइजेशन किया जाता है। तो 2 3 4 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो देखिए ये जो स्नेहक है इसका नाम क्या है? तो ये ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है स्नेहक के रूप में, ठीक है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 43 से लेकर के 52 तक में जो है मैथ के प्रश्न है। हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय बराबर निव्वल राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी होता है, यानी कि इमदाद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने खालिस्तान दिया गया से धन अर्जित किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना जो है अंग्रेजी एवं भारत की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योगों का एक लक्षण है? तो इसमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कीमत दृढ़ता, ठीक है, कीमत दृढ़ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? एक आवश्यकता मांग बन जाती है, ये किसके कारण से? जब किसी वस्तु की खपत बढ़ जाती है तब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, जिस कारण से आवश्यकता मांग बन जाती है, ठीक है। और देखिए क्रय की इच्छा आवश्यकता को मांग में बदल देती है। तो क्रय की इच्छा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा जो है सबसे पहले जो है भारत में शुरू हुई थी। विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी अवधारणा जो है सबसे पहले भारत में शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? तो ये किसने कहा था? तो ये कीन्स ने माना था, ठीक है। ये एक अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? किस पर स्थित होता है? तो ये स्थित होता है वह व्यक्ति जिस पर कोई अधरोपित किया गया हो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कि टैक्स केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? तो यह मनोरंजन कर है जो कि केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसका अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले जो अन्य कर हैं जैसे कि भू राजस्व कर, स्टाम्प कर, उत्पादन शुल्क, ये सभी जो है राज्य उत्पादन शुल्क, ये जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद देखिएगा इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यवार पूछा गया है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके इसका स्थान क्या है? पहले राज्य का बताना है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला करके सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है जनगणना 2011 के अनुसार? बताइए राइट आंसर इसका। तो देखिए सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या वो कहाँ पर है? तो ये पूर्णिया में है, ठीक है। उसके बाद कटिहार, सीतामढ़ी और शिवहर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मधेपुरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष 4 में जो है मधेपुरा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन था 1978, इसी के द्वारा अनुच्छेद 74(1) जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आहूत जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की जो है व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन था? तो यह भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे और 1986 में इन्होंने, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो देखिए इसके सदस्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसके जो सदस्य होते हैं वे होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो किसी सदन का सदस्य है वहाँ वह बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विमोचित करता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है बताइए? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 75 हो जाएगा, और यानी कि अनुच्छेद 75 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और 75(1) में क्या है कि इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और 75(3) में क्या है? तो जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। कई बार मैंने बताया, बताइए तो तुरंत इसका आंसर। चलो उसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद समाप्त किया जा सकता है। तो यह समाप्त जो है किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिपरिषद का विघटन वैसे ही हो जाता है अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अभी मैंने बताया आर्टिकल 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कहाँ पर लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव? लोकसभा में। यहाँ पर पूछा गया है कि सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक है इस पर, तो 50 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जो है इसको पेश किसने किया था, रखा था किसने? तो 1963 में JB कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लाभ के पद का निर्णय जो है डिसीजन कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय जो है यह कौन करेगा, यह आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संघीय संसद। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये एन गोपालास्वामी अयंगर ने 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज में संयुक्त किए जाने चाहिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया था 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर थे। इसके महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे ये मजहरुल हक थे। 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था ये दूसरा अधिवेशन था बिहार में, इसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। उसके बाद देखिए बिहार से होकर के इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में राज्य में यानी कि बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था। देखिए बिहार बंधु समाचार पत्र सबसे पहले 1872 में बालकृष्ण भट्ट
और केशवरम भट्ट के द्वारा कोलकाता में इसका प्रकाशन किया गया था। फिर इसके प्रेस को जो है पटना स्थानांतरित किया गया था और बिहार से 1874 में जो है इसका प्रारंभ हुआ था प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रखरखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध कौन करता था? तो ये आयुधा कारागार अध्यक्ष जो था ये था। ठीक है, आयुधा कारागार अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए झिंझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? झिंझिया नृत्य जो है यह किया जाता है कब? तो ये दुर्गा पूजा में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है? तो ये मखदूम शाह दौलत सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह कहा जाता है। मखदूम शाह दौलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को मगध में मिला लिया था। अंग राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए मंडन मिश्र पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? मंडन मिश्र पुरस्कार जो है यह धर्म एवं दर्शन विद्या में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एम्स पटना की स्थापना कब हुई थी? तो एम्स पटना की स्थापना 2012 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल से स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो पश्चिम चंपारण, उंगली पर काउंट कीजिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अग्निसह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो अग्निसह मिट्टी खनिज जो है यह भागलपुर में पाया जाता है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है दीघा पटना में स्थित है। ठीक है, आप पटना भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? पहला रेडियो स्टेशन जो है ये स्वतंत्रता के बाद यह जो है पटना में स्थापित किया गया था, पटना रेडियो स्टेशन, और इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ 1978 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से जो है प्राप्त हुई हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है बताइए? तो ये जो प्राप्त हुआ है ये मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए उत्कृष्ट साक्षरता के लिए किस जिले को सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? मुजफ्फरपुर जिला को चुना गया, मुजफ्फरपुर जिला को। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना 2008 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा पारित प्रथम बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 को कानूनी दर्जा कब प्राप्त किया गया था? तो इसको कानूनी दर्जा जो है 17 फरवरी 1962 को जो है प्राप्त किया गया था। उसके बाद देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए बिहार का सर्वप्रथम जो है कौन सा शहर चुना गया? तो ये शहर जो चुना गया है यह भागलपुर है। कौन सा शहर है? तो यह भागलपुर है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहर हैं, भागलपुर, पटना, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है कि गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई है? तो यह परियोजना जो है यह किसके लिए शुरू की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा हस्तशिल्पियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में हस्तशिल्पियों के लिए शुरू किया गया है यह शिष्य परंपरा योजना 16 अक्टूबर 2016 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा कितना है? तो ये 79.8% है। एक बार इसको आप लोग भी कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह नील आर्मस्ट्रांग थे। क्लियर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 20 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन और संबोधित किया उसको? तो ये एम वेंकैया नायडू ने किया है। किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने किया है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल साइंस के अनुसार किस भारतीय संस्थान को 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशन सूची में शामिल किया गया था? तो ये किसको शामिल किया गया था? तो देखिए ये शामिल किया गया है किसको? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न है और इसका स्थान जो है 23वां रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थानों में से
कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान जो संस्था स्थापित की गई थी वो काशी विद्यापीठ बनारस में 1920 में, गुजरात विद्यापीठ, ये काशी विद्यापीठ 1920 में, गुजरात में जो अहमदाबाद में है गुजरात विद्यापीठ 1920 में, और जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में। ठीक है, बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है इसका स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसका जो है सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार, बिल्कुल सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था? तो ये कौन थे? ये थे, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर चित्तरंजन दास हो जाएगा। 1922 का जो गया अधिवेशन था, आपने पढ़ा भी होगा, बिहार में हुआ था, इसके अध्यक्षता इन्होंने किया था। और चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। उसके बाद देखिएगा किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो ये देखा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा था और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठा करके एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता ये चाहते थे। राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1927 की जो बटलर कमेटी थी इसका उद्देश्य क्या था? देखिए जो बटलर समिति थी इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है, लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था। हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ताएं की? तो ये अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। यहाँ 34 बना देंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दिसंबर 1936 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो है यह कहाँ से प्राप्त हुए, यह आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सराय नाहर से। ठीक है, सराय नाहर से बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पास अवस्थित है। उसके बाद देखिएगा कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह कठ उपनिषद है, इसमें यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कठ उपनिषद। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र विषय की विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो यह जो है छांदोग्य उपनिषद में है। उसके बाद देखिए सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह जो कहते हैं ये कहा जाता है व्यापारिक काफिला का नेतृत्वकर्ता को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि शक संवत जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो ये कनिष्क ने शुरू किया था गद्दी पर बैठने के समय। गद्दी पर जब बैठा था 78 ईस्वी में तो इसने शक संवत चलाया था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण जो युग जो है यह कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल राइट आंसर इसका हो जाएगा। एलोरा के मंदिर, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, महाराष्ट्र में है। बताइए राइट आंसर। बौद्ध तथा हिंदुओं और जैनियों से संबंधित है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। उसके बाद देखिए गंगा का जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6000 मीटर तक होती है। उसके बाद देखिए एक मार्क है। एक मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और
संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुणवत्ता गारंटी की मोहर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह जो है यह कौन सा है? बताइए। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। अगला प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह जो है इन चारों ओर परिक्रमा करता है। तो राइट आंसर इसका क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में जो है ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है। उसके बाद देखिए संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो ये पामीर के पठार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? बाल्कन देश जो है नहीं है, इसमें से बताइए कौन सा नहीं है। तो देखिए बाल्कन देश में कौन कौन से शामिल हैं? अल्बानिया, बोस्निया हर्गोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, ये सभी जो हैं इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रिया नहीं है। उसके बाद देखिए वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी जो है यह कहाँ पर गिरती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका। तो ये कहाँ पर गिरती है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में। उसके बाद देखिएगा कि विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह लेक सुपीरियर है। कौन सा है? लेक सुपीरियर है, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। उसके बाद देखिए पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है, पनामा कैनल, मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरो को काट करके बनाई गई एक प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम जो है यह रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जो है यह किस प्रजाति की जनसंख्या है? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 129 का, ऑप्शन नंबर डी, काकेसियाई। ठीक है, काकेसियाई विश्व में काकेसियाई प्रजाति की गणना जो है यह एक बृहत्तम प्रजाति के रूप में की जाती है। इस प्रजाति के बाल सीधे और लहरदार होते हैं। आंखों का रंग गहरा नीला से लेकर के भूरा तक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मिलान करना है। तो देखिए ये नगोया जो होगा ये क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र के लिए जापान में है। सेलम जो है यह लौह एवं इस्पात के लिए। लॉस एंजल्स जो है यह आपका हो जाएगा इसमें से देखिए हवाई जहाज। और अबादान जो है यह आपका हो जाएगा तेल शोधन। ठीक है, तेल शोधन, सॉरी 4 नंबर में दिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए राइट आंसर इसका केप कैनेडी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फर्मों के लिए एक का अनावरण किया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगापुर ने। उसके बाद देखिएगा कि दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर का नाम क्या है, जिसका निर्माण हाल ही में चीन में शुरू हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, चीन ने आधिकारिक तौर पर देश के हुनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉडलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का जो है शुरुआत किया है, निर्माण शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाबर आजम ने हाल ही में हाशिम अमला विराट कोहली को पछाड़ करके 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने कितनी पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना? तो 81, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाशिम अमला का 84 है और विराट कोहली का 103 है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राज्य बना है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो है किस राज्य सरकार ने जो है शुरू किया है? तो यह राज्य सरकार जो है यह कर्नाटक सरकार है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने खाली स्थान दिया है में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो ये हो जाएगा आपका नोएडा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो नोएडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का नाम बताइए जिसका हाल ही में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। तो इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए करेक्ट आंसर इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुद्राक्ष। ठीक है, रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि मड़वाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया बनारस। ठीक है, बनारस रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी टीम एफसी महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोकुलम केरल एफसी। ठीक है, गोकुलम केरल एफसी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को कौशल भारत मिशन की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर जो है राष्ट्र को संबोधित किया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा छठी वर्षगांठ के अवसर पर। ठीक है, 15 जुलाई 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया, छठी हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोनालू एक पारंपरिक लोक उत्सव है जिसे हर साल कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है फ्रेंड्स, यह कहाँ पर मनाया जाता है बताइए राइट आंसर इसका? तेलंगाना राज्य में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा ममनून हुसैन का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो फ्रेंड्स यह राष्ट्रपति कहाँ के थे? यह पाकिस्तान के थे। ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल मनाया जाता है, तो यह 17 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह जो है कौन सा राज्य है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह राज्य जो है यह आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। सुरेखा सिकरी का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक क्या थी? तो सुरेखा सिकरी जो थी वह क्या थी, यह आपसे पूछा गया है। तो यह एक अभिनेत्री थी, 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है? नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, राइट आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मातृकौचम केरल राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए आयोजित एक कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे मातृकौचम। उसके बाद देखिएगा कि तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो यह जो है इसका नाम क्या है? तो देखिए किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कृषि और किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से जो है सारथी किसान या किसान सारथी कहिए, किसान सारथी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका जो है नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, किसान सारथी नामक। उसके बाद देखिए भारत और श्रीलंका और खालिस्तान दिया गया वर्चुअल त्रिपक्षीय बैच TTX 2021 का आयोजन जो है कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ये आपका भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने स्कोर बता दीजिए, तब तक मैं आपको मैथ के प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। कि 43 से लेकर के मैंने आपको बताया था कि 43 से लेकर के 52 तक में मैथ के क्वेश्चन हैं। मैं फटाफट इनका आंसर बता देता हूँ, एक बार आप लोग भी इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, लगभग 1260 इसका आंसर आएगा। 42 का जो है इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना बताइए, राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा? देखिए 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 का जो करेक्ट आंसर होगा, एक बार आप लोग भी मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 46 का ऑप्शन नंबर 46 का डी हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 51 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।